नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 12 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 12 का जो पहला क्वेश्चन है कि हर्ष के दरबार में राजकवि कौन थे। अगर बात की जाए हर्ष की, तो हर्ष के दरबार के जो राजकवि थे इनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है वो हर्ष के दरबार में राजकवि थे। देखिए, अगर बाणभट्ट की बात की जाए तो बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी एक ग्रंथ है उसकी रचना की गई थी। तो बहुत बार पूछा जाता है कि कादम्बरी ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई, तो ये जो है वो बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। उसी प्रकार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि हर्षचरित, तो हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो ये भी जो है वो किसके द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा ही की गई थी। इसके अलावा अगर हर्ष की बात की जाए, इनकी कुछ और रचनाएं हैं जो आपने सुनी भी नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि कमीशन के पेपर में ये रचनाएं आपसे पूछी जाएं। तो हर्ष की जो राजकवि थे बाणभट्ट, इनकी कुछ जो रचनाएं थी ये थी, जैसे चंडिका शतक थी, पार्वती परिणय थी, पद्य कादम्बरी थी। तो ये सारे के सारे जो है वो इनकी ही रचनाएं थी। चंडिका शतक, पार्वती परिणय और पद्य कादम्बरी, ये आपको याद रखना है। देखिए, अगर हर्ष की बात की जाए, हर्ष यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर्ष की अगर बात करें तो हर्ष के शासनकाल के दौरान एक चीनी यात्री भारत आते हैं। तो हर्ष के शासनकाल के समय कौन से चीनी यात्री भारत आते हैं, उनका नाम था हुएनसांग। हुएनसांग जो है वो हर्ष के शासनकाल के समय भारत आते हैं। और हर्ष ने पुलकेशन द्वितीय किसके साथ युद्ध लड़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हर्ष थे इनका जो युद्ध है वो पुलकेशन द्वितीय के साथ हुआ था। और ये जो युद्ध है, हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो ये युद्ध जो है वो नर्मदा नदी के किनारे लड़ा गया था। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और इस युद्ध में जो है वो पुलकेशन द्वितीय की जीत हुई थी और हर्ष की हार हुई थी। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगर मैं हर्ष की बात करता हूँ, हर्ष एक गुप्त साम्राज्य के शासक थे। और अगर इनकी बात की जाए, देखिए, अगर हर्ष के पिता की बात करते हैं तो प्रभाकर वर्धन जो है वो हर्ष के पिता का नाम था। इस बात को आपने याद रखना है। हर्ष का जो जन्म हुआ था वो 591 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। और इनका जो शासनकाल है, एग्जैक्ट अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं जो है किसी बुक्स में कुछ और भी दिया गया, लेकिन 606 से 647 ईस्वी तक जो है इनका एग्जैक्ट शासनकाल माना जाता है। और अगर आप टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, अभी भी हमारे पास 23 सीट्स अब लेफ्ट बच गए, तो जल्दी से जल्दी आप इस बैच में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपके पास लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज यहाँ पे होने वाली है। टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7876145409। आप जल्दी से जल्दी इस नंबर पर जुड़िए। यहाँ पर आपको लाइव क्लासें, लाइव अगर आप नहीं देख पाओगे तो रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं, जिसकी फ़ीस जो है वो मात्र 499 रुपये, जो कि आप इंस्टॉलमेंट भी हमें जमा कर सकते हैं। हर महीने के महीने आप इस फीस को जमा कर सकते हैं। तो कोई ज़्यादा भारी भरकम फीस नहीं है, सबसे कम फीस है। और यहाँ पे यूनिक और बहुत ही अच्छे से आपको चीज़ें पढ़ाई जाएगी, जो कि बहुत ही अलग लेवल की होगी। एनसीईआरटी से भी ऊपर का लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस संग्रहालय में कुषाण प्रतिमाओं का सबसे बड़ा संग्रह है। देखिए, अगर बात की जाए कुषाण प्रतिमाओं के सबसे बड़े संग्रह की, तो कुषाण प्रतिमाओं का जो सबसे बड़ा संग्रह है वो है मथुरा संग्रहालय। देखिए, जो मथुरा संग्रहालय है ये जो है वो कुषाण प्रतिमाओं का सबसे बड़ा संग्रहालय माना जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ये मथुरा संग्रहालय है इसकी स्थापना कब हुई, तो ऐसे क्वेश्चन आपने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन इन क्वेश्चन को आपने कॉपी लेनी है और वहाँ पर राइट डाउन, नोट डाउन कर लेना है। 1874 याद रखना है भैया, कि जो मथुरा संग्रहालय था इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1874 में हुई थी। ऐसे ही क्वेश्चन है कमीशन में आपको जो परेशान करेंगे। देखिए, इस संग्रहालय को, देखिए जो मथुरा संग्रहालय है, इस संग्रहालय को पहले करजन पुरातत्व संग्रहालय कहा जाता था। तो याद रखना, करजन पुरातत्व संग्रहालय के नाम से जाने जाने वाला तो वो मथुरा संग्रहालय है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। उसी प्रकार अगर मैं म्यूजियम की बात करता हूँ तो सबसे पहले आप हिमाचल प्रदेश में ही आ जाइए। क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश का स्टेट म्यूजियम कहाँ पर है। जी हाँ, क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश के स्टेट म्यूजियम की अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट म्यूजियम है वो शिमला में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। उसी प्रकार अगर हम कुषाण वंश की बात करते हैं, भाई कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुषाण वंश की जो स्थापना है वो कुजुल कड़फिसेस, किसके द्वारा, कुजुल कड़फिसेस के द्वारा जो है वो कुषाण वंश की स्थापना की गई है। उसी प्रकार जो है वो जो कुषाण शासक है, जितने भी कुषाण शासक थे मैक्सिमम इनके द्वारा जो है वो देवपुत्र और ईश्वर पुत्र, बहुत बार पूछा गया है, कमीशन के पेपर में आ सकता है कि देवपुत्र और ईश्वर पुत्र की उपाधि किन शासकों के द्वारा धारण की गई थी। तो देवपुत्र और ईश्वर पुत्र की जो उपाधि वो कुषाण शासकों के द्वारा धारण की गई थी। देखिए, अगर मैं कुषाण वंश की बात करता हूँ तो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक आपको पता है कि कनिष्क था। बहुत बार आपने सुना भी होगा और मैक्सिमम बच्चों को आता भी होगा कि कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क थे। लेकिन क्वेश्चन कल के लिए परीक्षा में एग्जामिनर पूछ सकता है कि पहली बौद्ध परिषद का आयोजन
या पहली बौद्ध सभा का जो आयोजन है वो किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो पहली बौद्ध सभा का जो आयोजन है वो भैया कनिष्क के द्वारा, किसके द्वारा करवाया गया था? कनिष्क के द्वारा जो है वो पहली बौद्ध सभा का आयोजन करवाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कनिष्क ने बौद्ध सभा का आयोजन करवाया, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म की किस शाखा से आता है? तो कनिष्क जो है वो महायान, कहाँ से आते थे? महायान शाखा से संबंधित थे। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार अगर कनिष्क की बात की जाए, आपने चरक नाम सुना होगा। चरक जो है वो किसके वैद्य होते थे? चरक जो है वो कनिष्क के दरबार में दरबारी वैद्य थे। इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चरक किसके दरबार में होते थे? तो चरक जो है वो राज्य वैद्य थे कनिष्क के। देखिए कनिष्क के द्वारा जो है वो अपनी 2 राजधानियाँ बनाई गई थी। इनकी राजधानी, पहली जो इनकी राजधानी थी वो पुरुषपुर, कहाँ पर थी? पुरुषपुर। और नहीं, पुरुषपुर और मथुरा, मथुरा दो राजधानियाँ थी इनकी, पुरुषपुर और मथुरा। तो मथुरा और पुरुषपुर 2 राजधानियाँ कनिष्क की थी। और एक बार आया था परीक्षा में, एग्जामिनर ने पूछा था कि जो कनिष्क है इनकी जो जनजाति है उसका नाम क्या था? तो कनिष्क की जो जाति है इनकी जो है वो एक चीन की यूची जनजाति, या उसको तोखरी जनजाति भी कहीं ना कहीं कहा गया। तो चीन की यूची जनजाति से संबंध रखते थे, या इसको तोखरी जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। तो कनिष्क जो है वो किस जनजाति से आते थे, किस ट्राइब से आते थे? तो चीन की एक यूची जनजाति थी, एक तोखरी जनजाति भी जिसको कहते हैं, उस जनजाति से जो है वो कनिष्क क्या रखते थे? संबंध रखते थे। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपने पेपर में राइट डाउन कर लेने हैं। अपने जो आपके पास एक पेज है इनको आराम से सुनना है। अगर मैं इन क्वेश्चंस को फास्ट बोल रहा हूँ तो आप स्लो प्लेबैक स्पीड में इनको आराम से भी सुन सकते हैं। 2-3 दिन से आपके बीच कोई वीडियो नहीं आई थी, उसके लिए मैं आपकी से माफ़ी मांगता हूँ कि आपके बीच वीडियो नहीं आ पाई थी लगातार, क्योंकि मैं कहीं गया था, तो उस वजह से जो है वो आपके बीच नहीं आ पाई थी क्लास। अगर आपको बैच लेना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जल्दी से कांटेक्ट कर ले भैया। 23 सीट्स जो है वो लेफ्ट बच चुकी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको फिल कर चुका है। ओनली 23 सीट्स जो है वो यहाँ पे जो है वो बची है। तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए अगर आपको भी इस बैच से जुड़ना है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध चीनी यात्री मार्को पोलो किस देश का वर्तनी था? देखिए अगर मार्को पोलो की बात की जाए, मार्को पोलो के द्वारा जो है वो भारत का दौरा किया गया था। और मार्को पोलो की अगर बात की जाए तो ये इटली देश से आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। 1288 से आपके 1288 से 1292 तक के बीच में जो है इसके द्वारा भारत की जो है वो यात्रा की गई। जब मार्को पोलो भारत आया था और भारत के दक्षिण में गया था, तो उस समय जो है वो दक्षिण में किसका शासन हुआ करता था? तो दक्षिण में जो उस समय शासन हुआ करता था वो पांड्य साम्राज्य का। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मार्को पोलो ने जब भारत की यात्रा की थी और भारत के में जब दक्षिण में आया था, तो इसने जो है उस समय दक्षिण में जो है वो पांड्य साम्राज्य का शासनकाल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में जब इसने दक्षिण का दौरा किया था तो उस समय दक्षिण में जो शासनकाल होता था जब मार्को पोलो आया था तो पांड्य साम्राज्य का होता था। उसी प्रकार इनके द्वारा एक रचना की गई है जिसका नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। इनकी यात्रा से संबंधित है द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। इस बात को आपने याद रखना, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो किसके द्वारा लिखी गई थी? द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो जो है वो मार्को पोलो के द्वारा लिखी गई थी। उसी प्रकार मैगस्थनीज भी आए थे। भाई मैगस्थनीज के बारे में आपने सुना ही होगा। मैगस्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और ये जो है वो भारत आने वाले पहले विदेशी यात्री। तो पहले भारत आने वाले किसी राजा के साथ, याद रखना है कि किसी राजा के साथ जो पहले विदेशी यात्री जो भारत आए थे वो थे भैया मैगस्थनीज। मैगस्थनीज जो है वो 302 बीसी से 298 बीसी के बीच में जो है वो भारत में आए थे। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर इब्न बतूता की बात करें, इब्न बतूता का नाम भी आपने सुना होगा। देखिए इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय इब्न बतूता भारत आए थे। उसी प्रकार इब्न बतूता किस देश से संबंधित था? तो अगर इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का एक यात्री था। जिस प्रकार मार्को पोलो इटली से थे, उसी प्रकार जो आपका मार्को पोलो तो भैया कहाँ से थे? मोरक्को से, इटली से। लेकिन जो मोरक्को से थे वो कौन थे? इब्न बतूता। इब्न बतूता का संबंध कहाँ से था? उसी प्रकार हुएनसांग कहाँ से आए थे? तो हुएनसांग एक चीनी यात्री थे जिन्होंने भारत की यात्रा की थी। किसके शासनकाल के समय? हर्षवर्धन के शासनकाल के समय। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शेरशाह ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? अगर बात करते हैं शेरशाह की, तो शेरशाह के द्वारा जो है वो शेरशाह सूरी को, जिसको शेरशाह सूरी कहा जाता है, तो इसने जो है हुमायूं को 1539 में चौसा के युद्ध में हराया था। जी हाँ बिल्कुल, चौसा के युद्ध में हराया गया था हुमायूं को। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जिस प्रकार कनौज का युद्ध किस किस के बीच हुआ, जैसे कि आपका चौसा का युद्ध जो हुआ था शेरशाह
शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जहाँ पे हार हुमायूं की होती है। उसी प्रकार भैया कनौज का युद्ध, कनौज का युद्ध कब हुआ था? कनौज का युद्ध, जिसको विलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, ये 1540 में हुआ था। इस युद्ध की अगर बात करूँ तो इस युद्ध में जो है वो हार हुई थी किसकी? फिर से हुमायूं की। और ये युद्ध जो है वो इन्हीं दोनों के बीच लड़ा गया था, इस बात को भी आपने याद रखना है। भाई बात शेरशाह सूरी की जाए, शेरशाह सूरी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। शेरशाह सूरी का जो नाम था, वास्तविक नाम इनका जो है वो फरीद था। असली नाम अगर मैं कहूँ तो इनका जो असली नाम था वो फरीद था। शेरशाह सूरी के द्वारा क्या किया गया था? फरीद इनका नाम था। इनके द्वारा जो है वो पटना शहर, भैया जो पाटलिपुत्रम है, पाटलिपुत्रम से पटना शहर जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1541 के आसपास की बात है ये। तो शेरशाह सूरी के द्वारा जो है वो क्या किया गया था? पाटलिपुत्रम का नाम चेंज करके पटना कर दिया गया था। और पटना शहर, याद रखना है, पटना शहर की स्थापना किसके द्वारा? तो शेरशाह सूरी। जिस प्रकार आपको पूछा जाता है कि सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की, तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर, आगरा शहर की स्थापना, जहाँ पे ताजमहल भी है भारत का, जो कि 7 अजूबों में आता है दुनिया के। तो आपको ये बात याद रखनी है कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना बहुत बार पूछा जाता है। और पटना शहर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो पटना शहर की अगर मैं बात करता हूँ तो पटना शहर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। उसी प्रकार अगर मैं पाटलिपुत्रम की बात करता हूँ, देखिए जो पाटलिपुत्रम हुआ करता था, तो पाटलिपुत्रम की जो स्थापना है वो मगध के एक राजा होते थे अजातशत्रु, अजातशत्रु के द्वारा जो है वो पाटलिपुत्रम जो है वो उसकी स्थापना की गई थी। देखिए चांदी का एक सिक्का होता था जिसको रुपया, चांदी का सिक्का रुपया जो है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा? तो ये भैया शेरशाह सूरी ने ही चलाया। उसी प्रकार अगर पटना की मैं बात करता हूँ, पटना की बात हो रही है भाई, शेरशाह सूरी ने इसको बनाया था। पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बहुत बार पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पाटलिपुत्रम या पटना में हुआ था। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा और सोन नदी का संगम कहाँ पे होता है? तो गंगा और सोन नदी का संगम जो है, गंगा और सोन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो गंगा और सोन नदी का जो संगम है ये भी पाटलिपुत्रम में ही होता है, इस बात को भी आपने याद रखना है। भाई युद्ध की बात हो रही है, अगर मैं युद्ध की बात करता हूँ तो सबसे पहले आप 261 ईसा पूर्व वाला युद्ध जरूर याद करोगे। 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। भाई कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक और महाराजा खारवेल के बीच, जहाँ पर अशोक की विजय होती है इस युद्ध में। और अशोक ने आघात होकर इसके बाद जो है वो बौद्ध धर्म भी अपनाया था। देखिए अशोक का जो कलिंग युद्ध है वो उसने किसने कौन से अभिलेख में बताया था? तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है वो 13वें अभिलेख में किया गया है, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ पानीपत की लड़ाई की, तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो 21 अप्रैल 1526, याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। और तीसरी जो लड़ाई हुई थी वो 1761 में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो सारी की सारी पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ कभी भी पूछ ली जाती है, इनकी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी, और तीसरी लड़ाई जो पानीपत की हुई थी वो 1761 में हुई थी। पहली लड़ाई में क्या हुआ था कि दिल्ली के जो लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, इनकी हार हुई थी और जीत हुई थी बाबर की। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ बक्सर के युद्ध की, अगर बक्सर के युद्ध की बात की जाए तो बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और प्लासी का युद्ध हुआ था ये 1757 में हुआ था। तो सारी के सारे युद्ध आपको याद रखना है। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध 1192। तराइन के पहले युद्ध जो हुआ था, ये युद्ध जो है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, पहले युद्ध में जीत हुई थी आपके पृथ्वीराज चौहान की, और दूसरे युद्ध में जीत होती है मोहम्मद गौरी की। ये दोनों इनके बीच में ही होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। भाई चंदावर की लड़ाई भी हुई थी, चंदावर की लड़ाई जयचंद के साथ हुई थी 1194 में, क्योंकि जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, उस युद्ध में जो है वो जयचंद हेल्प करता है मोहम्मद गौरी की, और उसके बाद इसी पे अटैक करता है कौन? मोहम्मद गौरी 1194 में। तो ये देखिए जैसे को तैसा यहाँ पर अगर देखा गया था। 1760 की अगर बात करते हो, 1760 में एक इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था जो कि आपको मैक्सिमम टाइम हम इसको पढ़ना छोड़ देते हैं, वो है बांडीवास का युद्ध। जी हाँ, बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो बांडीवास का युद्ध जो है वो 1760 में हुआ था, इस बात को भी आपने याद रखना है। उसी प्रकार रुहेला, भाई आपने सुना भी नहीं होगा, रुहेला का युद्ध। जी हाँ, मैं आपको आज बता रहा हूँ, रुहेला का जो युद्ध हुआ था वो 1774 कब हुआ था? 1774 में जो है वो रुहेला का युद्ध हुआ था। उसी प्रकार आपने वेदारा का युद्ध अगर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो ज़रूर सुन ले। वेदारा का जो युद्ध हुआ था वो 1759 वेदारा, 1760 वांडीवास, ये सारे युद्ध आपको याद रखने। यूनिक युद्ध है, 1774 में हुआ था रुहेला, जो मैंने आपको अभी बताया।
उसी प्रकार एक सिंदखेड़ा का युद्ध भी हुआ था। भाई सिंदखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो सिंदखेड़ा का युद्ध रूहेला के 1 साल बाद हुआ था 1775 में। तो सिंदखेड़ा का युद्ध भी आपको याद रखना है, जो कि अंग्रेज और डचों के बीच लड़ा गया था, सिंदखेड़ा का युद्ध। देखो कमीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वेदारा का युद्ध, रूहेला का युद्ध, मिलाने को भी आ सकता है कि रूहेला का युद्ध 1774 में हुआ, वेदारा का युद्ध कब हुआ, 1759 में हुआ, सिंदखेड़ा का युद्ध कब हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। कमीशन का पेपर देने बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि सर और डीप कराइए। मैं और डीप कराऊंगा, लेकिन एक लेवल से, हर एक लेवल जाएगा, लेकिन लेवल कैसे टूटेगा? जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे, जब आप आगे जाओगे, 50 के बाद वीडियो देखोगे, वहाँ पर लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा। तो शुरू में धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जा रहा है, और ऐसा नहीं है, ये भी बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में यह किसने कहा कि वह अर्ध नंगे फ़कीर है? हु सेड अबाउट महात्मा गांधी डैट ही इज ए हाफ नेक्ड फ़कीर? देखिए अगर बात की जाए अर्ध नंगे फ़कीर महात्मा गांधी को जो कहा गया था, भाई ये जो है वो विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। विंस्टन चर्चिल ये वही है जिनको आपको पता नहीं होगा। इन्होंने महात्मा गांधी को अर्ध नंगे फ़कीर तो कहा था, लेकिन इनको 1953 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार, तो ब्रिटेन के ऐसे प्रधानमंत्री जिनको सबसे पहले जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इनका नाम था विंस्टन चर्चिल। जी हाँ, विंस्टन चर्चिल की अगर बात करें, इन्होंने महात्मा गांधी को अर्ध नंगे फ़कीर कहा था, इनको नोबेल पुरस्कार। आप बोलेंगे इतने खतरनाक क्वेश्चन हमने तो सुने भी नहीं है। तो 1953 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है, वो भी साहित्य के क्षेत्र में, विंस्टन चर्चिल को। देखिए इनके द्वारा जो है वो कहा गया था, विंस्टन चर्चिल ने एक मत दिया था कि कभी हार मत मानना। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि कभी हार मत मानना। लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन में दिया है। लॉर्ड माउंटबेटन की बात की जाए तो ये भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर बात की जाए पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है, और लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में पहले भी मैं आपके बीच में बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पीपीटी में नहीं आया है, लेकिन हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन? टोटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है संपूर्ण क्रांति का आह्वान। तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो दिया था जयप्रकाश नारायण। भाई ये क्वेश्चन आप देख ले, ये यहाँ पर कट गया है क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर जब फोटो ले रहा था इसकी मैं। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपकी संपूर्ण क्रांति की, टोटल रेवोल्यूशन की, तो टोटल रेवोल्यूशन का जो नारा दिया था वो दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और मरणोपरांत जो है वो जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न दिया गया था। इस बात को भी आप, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो माना जाता है भारत रत्न, इस बात को भी आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शक युग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देखिए अगर बात की जाए शक युग की, तो शक युग जो है वो कनिष्क के द्वारा स्थापित किया गया था। अगर कनिष्क की बात की जाए तो कनिष्क के शासनकाल के समय, अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी, चरक जो है एक विद्वान हुआ करते थे। कनिष्क के द्वारा ही शक संवत, याद रखना, जो कि भारतीय सरकार के द्वारा भी जो है, भारत सरकार के द्वारा भी अपनाया जाता है। शक संवत की शुरुआत की गई थी कनिष्क के द्वारा ही। और अगर यहाँ पे बात की जाए शक संवत का जो पहला महीना कौन सा होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है। तो शक संवत का जो पहला महीना होता है वो चैत्र होता है, और फागुन जो है वो इस शक संवत का अंतिम महीना होता है। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ से, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने पंचमहल कहाँ बनवाया? देखिए अकबर के द्वारा जो है वो फतेहपुर सीकरी में जो है वो पंचमहल बनवाया गया था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। देखिए इसके द्वारा फतेहपुर सीकरी में जो है वो बुलंद दरवाज़ा, बहुत बार पूछा गया है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण, देखिए पंचमहल तो इसने यहीं पे बनाया फतेहपुर सीकरी में। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है बुलंद दरवाजे का निर्माण। भाई बुलंद दरवाजे का जो निर्माण हुआ था वो भी किसके द्वारा कराया गया? ये भी अकबर के द्वारा ही करवाया गया था, इस बात को आपने याद रखना है। पानीपत की दूसरी लड़ाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। दीन ए इलाही की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा? अकबर के द्वारा ही की गई थी। अकबर के शासनकाल के समय नवरत्न भी हुआ करते थे, इस बात को भी आप याद रखें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इंडिया वाज इन्वेडेड बाय तैमूर लंग इन, तो तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण कब किया? तो तैमूर लंग के द्वारा भारत पे आक्रमण जो है वो 1398 में किया गया था, इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए तैमूर लंग जो है वो 1398 में भारत पहुंचा था, इस बात को आपने याद रखना है। और जब ये भारत आया था तो उस समय भारत में तुगलक वंश का शासनकाल हुआ करता था। तो तुगलक वंश के एक राजा थे नासिरुद्दीन शाह तुगलक, तो नासिरुद्दीन शाह तुगलक जो उस समय भारत के राजा थे, इस बात को आपने याद रखना है। और खिजर खान को ये इसने जाते जाते लाहौर, जब ये वापस जा रहा था भारत से, तो लाहौर और मुल्तान का, तो याद रखना खिजर खान को, जो कि सैयद वंश के संस्थापक है खिजर खान, लाहौर और मुल्तान का क्या बनाया था, जो है वो गवर्नर नियुक्त किया था।
आज का अंतिम क्वेश्चन कि जनरल डायर को किसने गोली मारी। तो जनरल डायर को जो गोली मारी वो उधम सिंह के द्वारा मारी गई। क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है वो जो कि 13 अप्रैल 1919 को होता है, वहाँ पर गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने। जी हाँ, ये भी पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 गोली चलाने का आदेश किसने दिया, जनरल डायर ने दिया था। इस बात को भी आप याद रखिए। और उसके बाद क्या हुआ कि उधम सिंह के मन में आया कि मैं इनको वापस मारूंगा और उधम सिंह ने लंदन जाकर 1940 में एक असेंबली में जो है वो जनरल डायर की गोली मारकर हत्या की थी। तो 1940 में गोली मारकर हत्या की थी किसकी, जनरल डायर की। किसने की थी भैया, उधम सिंह ने। क्यों की थी, वही इसका आक्रोश था। और इसी प्रकार जो है आज़ादी की लड़ाई के लिए उस समय स्वतंत्रता सेनानी लड़ा करते थे। देखिए, तो आज के लिए इतना ही। इसी बीच आपके बीच अब हर दिन वीडियो आती रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियोज़ रहने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव।